स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पीसेस में। दोस्तों, मैं सतवीर वर्मा। जैसा कि आपको पता है कि मैं विश्व भूगोल की श्रृंखला को लेकर आगे बढ़ रहा हूं, और ये भी आपको पता है कि इसमें जो है एशिया कॉन्टिनेंट चल रहा है। एशिया कॉन्टिनेंट के लगभग सभी देश खत्म हो गए और ये जो है लास्ट देश है आज हमारा नेपाल। और नेपाल है और पाकिस्तान बचा हुआ है। तो शायद पाकिस्तान मुझे लगता है हो गया है, नेपाल बचा हुआ आखिरी। तो देख लेते हैं। तो ये जो है नेपाल के बारे में जानकारी लेने के बाद कल से हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे, यूरोप महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेपाल को आपको पता है कि जो है नेपाल किस पर स्थित है। तो नेपाल एक पर्वतीय देश है और हिमालय पर स्थित है। और इसकी सीमा किसके साथ लगती है तो आपको पता है, इसकी सीमा भारत के साथ लगती है और चाइना के साथ लगती है। अगर हम बात करें कि जो नेपाल है, नेपाल में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, या नेपाल जो है कैसा देश है, तो जैसे मैंने आपको बताया था भूटान, वैसे ही नेपाल भी एक स्थिर आवर्त देश है, लैंड लॉक देश है, या भूमि आबद्ध देश है, या भू आबद्ध देश है। तो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। देखिए, आप अगर मैप में देखेंगे कहीं पर तो उसमें आपको दिख जाएगा साफ, ये जो है तीन तरफ से भारत और एक तरफ से चाइना से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी क्या है, काठमांडू है। आगे देखते हैं, नेपाल को बफर स्टेट के रूप में जाना जाता है। बफर स्टेट क्या होता है? यह हिमालय की गोद में स्थित एक पर्वतीय देश है। भाई, बफर स्टेट क्या होता है? बफर स्टेट ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर संपर्क कई सारे देशों का होता है। ठीक है, तो मतलब हिमालय एक ऐसा क्षेत्र है जिन पे कई देशों का संपर्क है। जैसे हम देख लें तो भारत का भी है, इधर चाइना का भी है, इधर से चाइना का भी है, इधर से भारत का भी है। यहाँ से हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं भूटान भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इन सब का जो है संपर्क है इससे। आगे हम देखते हैं, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन और भारत द्वारा घिरी है। देखिए, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, जितनी भी बड़ी बड़ी चोटियां हैं सब हिमालय पाई जाती हैं। और ये कहाँ पर हैं? ये नेपाल में पाई जाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि नेपाल हिमालय की किस रेंज पर बसा हुआ है, तो नेपाल हिमालय की बृहत रेंज और मध्य रेंज पे बसा हुआ है। मतलब लघु हिमालय और बृहत हिमालय मुख्यतः नेपाल स्थित है। और तराई क्षेत्र में देखेंगे तो शिवालिक श्रेणी स्थित है। तराई क्षेत्र में देखेंगे तो शिवालिक श्रेणी स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पर है? वो नेपाल में ही है, और इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम कह सकते हैं हिमालय को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, मध्य हिमालय की श्रेणी को नेपाल में महाभारत के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि मध्य हिमालय की जो श्रेणी पाई जाती है वो नेपाल में किस नाम से जानी जाती है। तो मध्य हिमालय की जो श्रेणी है उसे नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। जैसे अपने यहाँ इसे शिवालिक श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के नाम से शिवालिक धौलाधार श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और जब ये तीसरी श्रेणी जो आती है, सबसे नीचे की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है जो हिमालय की, उसको शिवालिक श्रेणी के नाम से जानते हैं। क्लियर हो ना? जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय है उसको हम जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, जब भी आप वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ पर आपको लिखा मिलता है कि आपका स्वागत है पीर पंजाल श्रेणियों में। आप कभी भी देखिए, गौर करिए, वहाँ पर गेट पे लिखा हुआ है पीर पंजाल की रेंज में आपका स्वागत है। तो इसका मतलब क्या है कि जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र जो है मध्य हिमालय का, वो क्या कहलाता है? वो हमारा पीर पंजाल कहलाता है। और जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र है वो धौलाधार कहलाता है, और जो नेपाल वाला क्षेत्र है वो महाभारत श्रेणी कहलाता है। क्लियर हो गया ना? नेपाल की आय का सर्वोत्तम साधन क्या है? पर्यटन है। जैसे भूटान का बताया था वैसे यहाँ पर भी नेपाल की आय का सर्वोत्तम साधन क्या है? तो पर्यटन है। यहाँ पर पर्यटन ही, यहाँ पर विदेशी पर्यटक आते हैं और यहाँ पर जो यही मुख्यतः आय का, क्योंकि यहाँ पर खेती करने के लिए भूमि नहीं है इतनी ज़्यादा। भाई किनारे ढलानों पर या किनारे पर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अब देखिए, जहाँ यहाँ पर चावल का थोड़ा सा उत्पादन किया जाता है पर्वतीय ढालों पर, जो छोटी किस्म का होता है। जैसे आप जम्मू कश्मीर जाएंगे तो जम्मू में भी आपको देखने को मिल जाएगा ऐसे चावल के खेत, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ढलान पे उगाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे। विराटनगर यहाँ का एक औद्योगिक नगर है। विराटनगर नेपाल का एक औद्योगिक नगर है।
काठमांडू में स्थित पशुपतनाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। पशुपतनाथ, देखिए यहाँ पर मान्यता है कि साल में एक बार आप लोहा छुआएंगे सोना हो जाएगा, पर मुझे ऐसा पता नहीं लगता, ऐसा होता नहीं होगा, वरना कोई भी देश अपनी आर्थिक स्थिति ऐसे मजबूत कर लेगा। लेकिन कभी होता होगा, कभी जो है दैवी शक्तियों का कोई वो नहीं है, कभी होता होगा, फिलहाल वर्तमान में ऐसा तो मुझे नहीं लगता। काठमांडू में स्थित पशुपतनाथ मंदिर बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है, बहुत दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। थिम्मी में मिट्टी से निर्मित बर्तनों का, हाँ नेपाल में जो थिम्मी है, थिम्मी में मिट्टी से निर्मित बर्तनों का आज भी उपयोग किया जाता है। मिट्टी के बर्तन, आपको पता है कि मिट्टी के बर्तन में पानी, गर्मियों में पानी बहुत ठंडा रहता है, जो है वो ऊष्मा का स्थानांतरण होने नहीं देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है थिम्मी एक जगह है, वहाँ पर मिट्टी के बर्तनों का ही उपयोग और उद्योग किया जाता है। नेपाल में बौद्ध धर्म से संबंधित लोग हीनयान शाखा का अनुसरण करते हैं। दोस्तों महायान, हीनयान दो शाखाएं हैं। महायान में बताया गया, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, हालांकि देख लीजिए, महायान में बताया गया कि ऐसा धर्म जो समय के साथ परिवर्तित हो सके। कहने का मतलब है बौद्ध धर्म में समय के साथ परिवर्तनशील है, समय के साथ परिवर्तन कर सके, वो जो है उसकी शाखा महायान कहलाई। और हीनयान जिसमें कहा गया कि बौद्ध धर्म का अक्षरशः पालन किया जाए। अक्षरशः कहने का मतलब क्या है कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जो है इंक्लूडेशन ना हो, कुछ भी उसमें ना इंक्लूड किया जाए, उसमें कुछ ना जोड़ा जाए, जैसे वो पहले था वैसे ही बना रहे, और उसको बनाए रखना भी वैसे ही बनाए रखना, ये होता है आपका जो है हीनयान। तो मतलब कहा गया कि बौद्ध, इसमें कहा क्या गया, मेनली कहा गया कि बौद्ध धर्म से संबंधित महात्मा बुद्ध या महात्मा बुद्ध का कोई पूर्वज या महात्मा बुद्ध का कोई वंशज या महात्मा बुद्ध ही इसमें जन्म ले सकते हैं और इन जो है ऐसे बन सकते हैं। लेकिन महायान में क्या कहा गया, महायान में कहा गया कि महात्मा बुद्ध की तरह कोई भी बन सकता है, महात्मा बुद्ध की तरह कोई भी बन सकता है। दोस्तों ये धुंधला हो गया थोड़ा सा, देख लीजिए, आया ना सही, ओके। महात्मा बुद्ध की तरह कोई भी बन सकता है, ये बताया गया जो है महायान में। और महायान को फॉलो करने वाले जितने भी देश हैं वो सब डेवलप हैं, जैसे आप चाइना ले लीजिए, जापान ले लीजिए, इंडोनेशिया ले लीजिए, ठीक है। और जो इसको मानते हैं, हीनयान को मानते हैं, जैसे नेपाल है आपका, और जो श्रीलंका है आपका, और आपका जो है कहीं कहीं आपको म्यांमार में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सब बौद्ध धर्म को जो है मानते हैं और बौद्ध धर्म की शाखा को मानते हैं। तो हीनयान और महायान समझ में आ गया होगा। खैर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे। काठमांडू, चितवन, लुम्बिनी, सागरमाथा पार्क, देखिए क्या क्या है, काठमांडू घाटी, चितवन घाटी, लुम्बिनी, सागरमाथा पार्क, इनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को ने इनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। तो दोस्तों इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं आएगा, क्लियर है। नदियों के बारे में हम लोग भारत का जब पढ़ेंगे नदी तंत्र, तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, क्लियर है। तो देश से इतने ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कोई नहीं आएंगे। ओके दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट PCS में। दोस्तों इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना